टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, जिसको हम एज ए ट्रिक यूज करते हैं, उसकी जो है वैलिडिटी को चेक करते हैं। हमारा ये कहना है कि क्या ये टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, क्या ये ऑलवेज आंख बंद करके हमें इसको जो है जहां भी दिखे इसको अप्लाई कर देना चाहिए? क्या ये हमेशा हमारा साथ देगा? आइए देखते हैं। सभी बच्चों को नमस्ते, कैसे हैं सभी लोग? तो बच्चों आज के वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन फॉर्मूला टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, जिसको हम एज ए ट्रिक यूज करते हैं, उसकी जो है वैलिडिटी को चेक करते हैं। हमारा ये कहना है कि क्या ये टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, क्या ये ऑलवेज आंख बंद करके हमें इसको जो है जहां भी दिखे इसको अप्लाई कर देना चाहिए? क्या ये हमेशा हमारा साथ देगा? आइए देखते हैं। तो जैसे देख लीजिए कि हमारे पास एक सिचुएशन है, ये इंसुलेटेड स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग्स आर इंसुलेटेड, है ना, जिससे कि कंडक्शन ना हो, स्ट्रिंग्स आर इंसुलेटेड। तो स्ट्रिंग अपना इंसुलेटेड है बच्चों, तो स्ट्रिंग अपना इंसुलेटेड है। तो अगर स्ट्रिंग इंसुलेटेड है तो कोई कंडक्शन नहीं है, जो भी चार्ज हमने इसको दिया है ये यहीं पर है। इसके बाद हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया, तो अब आपको इसके अकॉर्डिंग आप यही बोलते हो कि इसका जो जी इफेक्टिव बना, इसका जो जी इफेक्टिव बना, ये सभी को पता है, वो हो जाएगा जी प्लस क्यू ई बाई एम, जी प्लस क्यू ई बाई एम। और यहां पर फिर आप टाइम पीरियड इसका लिख देते हो टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस क्यू ई बाई एम। ठीक बात है, ठीक है। अगर ये ऊपर होगा तो अकॉर्डिंगली जी माइनस क्यू ई बाई एम। अगर मान लीजिए इसी चार्ज पार्टिकल को हम किसी हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो यहां से हम लिख देते हैं कि अपना जो जी इफेक्टिव बनेगा वो हम यहां से बता सकते हैं कि जैसे ये जी हो गया और यहां पर हमारे पास क्यू ई बाई एम हो गया। तो इससे हम जी इफेक्टिव निकाल लेते हैं। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो यहां से हम अब बोलते हैं कि जो जी इफेक्टिव आएगा वो जी इफेक्टिव अपना इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर अंडर रूट। तो बच्चों यहां से आप लिख देते हो टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर अंडर रूट। बताइए, ठीक है। लेकिन आइए एक सिचुएशन लेते हैं जिसमें आपको ये मैं बताने की कोशिश करूंगा कि फिजिक्स को आप कभी भी इस तरीके से मत पढ़िए। अगर आप इसके अंदर जाकर इसके डेरिवेशन और इसकी चीजों को नहीं जान रहे हैं तो हो सकता है कि आपको किसी क्वेश्चन में आपको उसका लॉस झेलना पड़े। जैसे आइए देखते हैं एक सिचुएशन। मान लीजिए हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें कि हमारे पास ये स्ट्रिंग अपनी इंसुलेटेड है सिमिलरली, और ये क्यू और एम है। इस पूरे सिनेरियो में मैंने क्या कर दिया है कि जहां पर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है उस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे एक प्लस क्यू चार्ज को फिक्स कर दिया है, क्लैंप कर दिया है। तो ठीक है, और जो सरफेस है वो भी अपना इंसुलेटेड है। ये यहाँ पे कोई कंडक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है, चार्ज जहां पर है वहीं पर है। बट ये जो हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे जो चार्ज है ये फिक्स है। तो अगर ये फिक्स है बच्चों, तो क्या इसमें हमें क्या करना चाहिए? अगर इसका लेंथ एल है तो अगर जो बच्चे जो है आंख बंद कर जी इफेक्टिव की बात करेंगे वो यही करेंगे कि यहां पर कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जी प्लस एफ कूलम्स लॉ एफ ई अपॉन एम, है ना, इसको हम लिख देंगे ये अपना जी इफेक्टिव। और एफ ई अपने पास सभी को पता है वो क्या है, के क्यू इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, के क्यू इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने ये नहीं समझा कि एसएचएम की बेसिक फंडामेंटल बातें कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन हो, या टाउ रीस्टोरिंग शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा हो, वहां से ये चीजें आती हैं। इसका मतलब जब हम ये ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीजें हैं ये रीस्टोरिंग फोर्स या रीस्टोरिंग टॉर्क में पार्टिसिपेशन या रोल प्ले कर रही हैं। लेकिन आइए देखते हैं कि ये मीन पोजीशन है, ये तो सबको क्लियर है, यहाँ पे टॉर्क जीरो है। इस मीन पोजीशन से अगर हम इसे थोड़ा भी डिस्प्लेस करते हैं, इस मीन पोजीशन से हम इसको कुछ एंगल थीटा इसको हम अगर डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मीन पोजीशन, तो आइए देखते हैं कि इसको रिस्टोर करने वाला जो टॉर्क है दिस इज इन एंटी क्लॉकवाइज, तो देयर मस्ट बी ए टाउ रिस्टोरिंग व्हिच शुड बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से यही फंडामेंटल बात होती है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ जो दो एग्जिस्टिंग फोर्स हैं क्या वो या उनके कंपोनेंट रिस्टोरिंग फोर्स में पार्टिसिपेशन दे रहे हैं क्या। तो हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास ये mg है, तो बच्चों ये mg है, इस mg का अगर आप कंपोनेंट लेते हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है कि एक हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा और एक अपने पास रेडियल कंपोनेंट होगा, नो डाउट, ये सभी को पता है। तो यहाँ पे जैसे आप लिखते हो mg sin थीटा और ये लिखते हो mg cos थीटा along the string. Now what about your Coulombic force? What about your Coulombic force? Everybody know your Coulombic force always act along the line joining between the two charged particle. तो अगर ये लाइन ज्वाइनिंग है तो बच्चों प्लस क्यू और प्लस स्मॉल क्यू के बीच का जो लाइन ज्वाइनिंग है वो हमारे पास Coulombic फोर्स का वो कैसा है, ऐसा ही तो है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा जो है Fe इस केस में बच्चों ऐसा लग रहा है, और इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है और mg cos थीटा का लाइन ऑफ एक्शन है, आप बोल सकते हैं कि इन दोनों का टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज जीरो। दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन
रीस्टोरिंग टॉर्क, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रीस्टोरिंग टॉर्क। इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इसी से पास हो रहा है, तो ये कोई भी टॉर्क नहीं देंगे एफई और एमजी कॉस थीटा। आज भी एमजी साइन थीटा ही जो है हमारा टॉर्क दे रहा है। तो टाउ रीस्टोरिंग के केस में अगर आप बात करेंगे तो माइनस एमजी साइन थीटा वही आता है। और बाकी आपको पता है कि इसके बाद की कहानी कि ये थीटा हो जाएगा और फिर अल्फा निकाल लेंगे, तो फाइनली आप देख रहे हैं कि ये 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी ही आएगा इसका आंसर। तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी ही आएगा। तो इन सब वीडियो को लाने का पर्पस ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो हम यूजुअली करते हैं उसमें हम थोड़ा सा अप्रोच लेकर करें। ये बुराई नहीं है शॉर्ट ट्रिक्स जानने में, बट उस शॉर्ट ट्रिक्स को हमें ये भी जानना है कि वो कहां से आया, स्पेशली फॉर जेई एडवांस टाइप एग्जाम जो हमेशा आपको अननोन सिनेरियो पे टेस्ट करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं फिर इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो पे।